उत्तराखंड पुलिस ने अब तक उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है? क्योंकि जो दावा बॉबी पंवार कर रहे हैं उसके केंद्र में मुख्य सचिव भी हैं। पूरा प्रकरण, उसके बाद का घटनाक्रम विस्तार के साथ मैं आपको बताने के लिए हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। जिस समय बॉबी पंवार ने सचिवालय के भीतर घुसकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम के साथ और उनके स्टाफ के साथ बदसलूकी की, उसके बाद पूरी सरकार एक तरीके से हरकत में आ गई थी। मीनाक्षी सुंदरम के निर्देश के बाद उनके स्टाफ ने एक तहरीर पुलिस को दी और रात होते होते पुलिस ने बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया। रात को ही आईएएस एसोसिएशन की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई थी और इसके अलावा सचिवालय संघ की राजनीति करने वाले तमाम अधिकारी और नेताओं ने अपनी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी थी। इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि सुबह होते होते कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सुबह बॉबी पंवार अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सफाई देने के लिए मैदान में उतरे। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपना एक लाइव वर्जन दिया और अपनी बात पर वो कायम रहे। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं पहले मैं वो आपको बताता हूं। अनिल यादव हैं उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर। उनको 3 साल का कार्यभार दिया गया था। जब 3 साल उनके पूरे हो गए तो राज्य सरकार ने उन्हें 2 वर्ष का और एक्सटेंशन दे दिया। बॉबी पंवार का आरोप है कि भ्रष्टाचार में अनिल यादव डूबे हुए हैं। 200 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने अर्जित कर ली है और इसकी जांच राज्य सरकार को करानी चाहिए। और इसके संदर्भ में वो पहले भी मीनाक्षी सुंदरम साहब को अपना प्रतिवेदन दे चुके थे। मीनाक्षी सुंदरम से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि विजिलेंस इस पूरे मामले की जांच कर चुकी है और अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। बॉबी पंवार यदि फिर भी चाहते हैं कि आगे की कार्रवाई हो तो इसके लिए उन्हें कुछ नई जानकारियां, नए दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। वो सीधा विजिलेंस को यह दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं। जो अपॉइंटमेंट लेटर है अनिल यादव का, उस अपॉइंटमेंट लेटर में ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनकी सर्विस 3 वर्ष है और उनको 2 वर्ष का और अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया जा सकता है। और इसी आधार पर अनिल यादव को सेवा विस्तार दिया गया है। और ये जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश की कॉपी बॉबी पंवार मांग रहे थे, जिसे देने से मीनाक्षी सुंदरम ने इनकार किया और इसके बाद बात बढ़ती चली गई। इसके बाद का प्रकरण आप सब लोगों की जानकारी में है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो बतानी जरूरी हैं। बॉबी पंवार ने एक बात लगातार कही है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस समय ऊर्जा सचिव की जिम्मेदारी राधा रतूड़ी संभाल रही थी, वो बोर्ड की अध्यक्ष थी, उस समय मुख्य अभियंता के रूप में काम करते थे अनिल यादव। और एक प्रकरण पर राधा रतूड़ी ने टिप्पणी की थी कि इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से बचना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी आधार पर बॉबी पंवार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और इसी आधार को लेकर वो मीनाक्षी सुंदरम से मुलाकात करते रहे हैं। इस मुलाकात से पहले भी मुलाकात करते रहे हैं, जैसा बॉबी पंवार की बातों से स्पष्ट हुआ जो उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर लाइव किया है। क्या राज्य सरकार ने बॉबी पंवार की बात को गंभीरता से नहीं लिया? बॉबी पंवार की बात को गंभीरता से राज्य सरकार क्यों लेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। बॉबी पंवार अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि बताते हैं, लेकिन राज्य सरकार या अधिकारी उनको जनप्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं है। अगर एक साधारण नागरिक की हैसियत से वो कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उनके सामने विकल्प खुले हैं। वो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारियां हासिल कर सकते हैं और अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला उनके संज्ञान में है
जिसकी जांच होनी चाहिए और राज्य सरकार जांच नहीं कर पा रही है तो इस मामले को तमाम दस्तावेजों के साथ वो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, वहां पर वो पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है। हमने हाल फिलहाल के वर्षों में ही देखा है जब हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विभाग में घपले की खबरें आई और तमाम दस्तावेज लेकर दीपक करगेती नामक एक सामाजिक व्यक्ति नैनीताल हाई कोर्ट की शरण में गए और उसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हॉर्टिकल्चर या उद्यान विभाग की सीबीआई से जांच हो रही है। कई बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा चुका है। ये एक बड़ी बात। लेकिन एक प्रमुख बात यह है कि राधा रतूड़ी जो मुख्य सचिव है उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि बॉबी पवार पूरे दावे के साथ राधा रतूड़ी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राधा रतूड़ी जी की समस्या यह है कि वो कैसे टिप्पणी करें। एक तो खुद ही वो दो बार सेवा विस्तार ले चुकी हैं। अगर उन्होंने अपने ऊर्जा सचिव रहते, बोर्ड के अध्यक्ष रहते कोई टिप्पणी की भी है तो वर्तमान परिस्थिति में वो उस टिप्पणी पर कायम नहीं हो सकती, क्योंकि खुद वो मुख्य सचिव हैं। दो बार उनको सेवा विस्तार कृपा पर मिला हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो व्यक्ति केंद्र में होता है उसे जिम्मेदारी लेनी होती है और उसे अपना बयान, अपना पक्ष जरूर रखना होता है। अगर राधा रतूड़ी अपनी बात नहीं कहेंगी, वो फाइल स्पष्ट नहीं होगी, तब तक बॉबी पवार उनके नाम का इस्तेमाल करता रहेगा। हालांकि जो ऊर्जा विभाग से संदर्भित अधिकारी हैं वो ये बात कहते हैं, चाहे वो शासन स्तर पर ही है, कि ऐसी कोई टिप्पणी फाइल पर नहीं है। वैसे फाइल गायब होना, फाइल से कागज गायब होना कोई नई परिपाटी नहीं है। उत्तराखंड ही नहीं, देश और दुनिया में कई जगह विवादास्पद पन्ने, विवादास्पद फाइलें पहले भी गायब होती रहती हैं। और विजिलेंस चूंकि सरकार के ही नियंत्रण में है और विजिलेंस ने अगर जांच की है और विजिलेंस ने किसी अधिकारी को क्लीन चिट दे दी है, उस पर यदि बेरोजगार संघ को भरोसा नहीं हो रहा है तो उन्हें कोर्ट की शरण में जाना चाहिए था। ऐसा कई राजनीतिक और कई अधिकारी वर्ग के लोग कह रहे हैं। वैसे बॉबी पवार का मकसद क्या था? बॉबी पवार का मकसद सिर्फ एक प्रकरण को लेकर अपनी राजनीति को मजबूत करना था। बॉबी पवार अब छात्र राजनीति से या बेरोजगार संघ की राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ मुद्दे चाहिए थे। मुद्दा उनके हाथ में आया और यह एक ऐसा मुद्दा था जिसे लेकर बॉबी पवार पिछले लगभग 1 महीने से चेतावनी भरे अंदाज में बात कर रहे थे। उनके सोशल मीडिया पोस्ट पहले ही स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जिसमें वो अनिल यादव के सेवा विस्तार को उठाने की कोशिश कर रहे थे, उनके भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। बॉबी पवार दावा करते हैं कि उनके पास इसके दस्तावेजी सबूत हैं, जो दस्तावेजी सबूत उन्होंने खुद सुंदरम साहब को दिए थे, जो वर्तमान में ऊर्जा सचिव हैं। बॉबी पवार का जो मकसद था उस मकसद में वो कामयाब हो गए हैं। बॉबी पवार को अपनी राजनीति चमकानी थी, वर्तमान में लाइमलाइट में आना था। जो मीडिया उनको तवज्जो नहीं दे रहा था, उस मीडिया में सुर्खियां उनको बटोरनी थी, उसमें वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन जिस तेजी के साथ अधिकारियों की निर्देश पर कर्मचारियों ने चिट्ठी लिखी और उत्तराखंड पुलिस को तहरीर दी, उत्तराखंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि ऐसी कोई धारा में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है जिसका गंभीरता के साथ संज्ञान लिया जाए और जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। पुलिस भी जानती है कि अगर बॉबी पवार को गिरफ्तार किया जाएगा तो यह मामला अभी जितना तूल पकड़ रहा है, हो सकता है इससे ज्यादा तूल पकड़ ले। और आने वाले कुछ समय में 20 नवंबर को उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव भी है और विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है। उसका असर होगा, नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन अलग अलग स्तर पर सारी चीजें सोची जरूर जाती हैं और उसको देखकर ही फैसले लिए जाते हैं। मीनाक्षी सुंदरम साहब से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस तरीके की बदसलूकी बॉबी पवार ने अपने 2 साथियों के साथ सचिवालय में उनके साथ, उनके स्टाफ के साथ की है, इस पर प्रतिक्रिया देनी बेहद जरूरी थी, वरना ये हरकतें बढ़ती जाती। अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बॉबी पवार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर खुले रूप से मीनाक्षी सुंदरम और ऊर्जा विभाग के अनिल यादव को टारगेट कर रहे थे और आने वाले समय में भी इनको देख लेने की धमकी
खुले रूप में वो अभी भी दे रहे हैं। अभी भी जो उनका सोशल मीडिया पोस्ट है या जो उन्होंने लाइव अपना वर्जन दिया है उसमें भी वो इन्हें देख लेने की बात कर रहे हैं। यानी उनका एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। राज्य सरकार, उत्तराखंड पुलिस क्या प्रतिक्रिया, क्या कार्रवाई करेगी, इसको देखते हुए थोड़ा इंतजार करना जरूर पड़ेगा। इस बीच आईएएस एसोसिएशन अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जता चुका है, सचिवालय संघ अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जता चुका है। जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सचिवालय संघ के दीपक जोशी, वो अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जता चुके हैं। अपने बयान को फिर से उन्होंने मॉडिफाई करके भी जारी किया है। और ऊर्जा निगम में आज माहौल थोड़ा ऐसा था जैसे कोई बड़ी हरकत हो सकती है। बॉबी परमार अपनी टीम के साथ, अपने युवा दोस्तों, युवाओं, नेताओं के साथ वहां पर कुछ आक्रमण कर सकता है, इसलिए वहां पर भी चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा की गई थी। लेकिन दिन भर बयानबाजी के अलावा कुछ हुआ नहीं। वैसे जब अनिल यादव की बात होती है और उन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगने की बात होती है तो कहीं ना कहीं छवि सरकार की भी धूमिल होती है। इसलिए कई प्रकरणों को बहुत गंभीरता के साथ देखा जाता है। विजिलेंस ने भले ही अनिल यादव को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति के नाम पर गंभीरता के साथ राजनीति हो रही है तो उसका स्पष्टीकरण जरूरी तौर पर मिलना चाहिए ताकि सबको संतुष्ट किया जा सके। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।